हेलो बच्चों, वेलकम टू अल्फा फिजिक्स जोन। बच्चों, आज का टॉपिक है गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और ये डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। मतलब कि एक थिन स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। ये यहाँ पर एक स्फेरिकल शेल का फिगर बना हुआ है। हमने ये माना कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है ना, जिसकी रेडियस r है और सेंटर O है। इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, जो कि ओवरऑल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है बच्चों कि पॉइंट P है जो इस शेल के बाहर है, और इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना हमने माना है, स्मॉल r माना है। हमें इस पॉइंट P के ऊपर इस शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो कि शेल के बाहर है। अगर हमको पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक ऐसा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा कि वो पॉइंट P से पास होकर के जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है, जो कि पॉइंट P से पास होकर के जा रहा है, ठीक है। और ये सारे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहे हैं, है ना। इनक्लोज द नेट चार्ज इनक्लोज इन ए गॉसियन सरफेस। अब हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि ये पॉइंट P जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम देखते हैं कि परपेंडिकुलरली आउटवर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमने माना कि यहां पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ds हमने मान लिया, और इस एरिया एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। मतलब ds वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट P के ऊपर अगर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट हमने माना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा, वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो हम ये मान लेते हैं 0 थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एट पॉइंट P, ठीक है। अभी इस छोटे से एरिया एलिमेंट की वजह से छोटा सा फ्लक्स लिंक हो रहा है इस गॉसियन सरफेस से, तो d phi इज द फ्लक्स लिंक विद गॉसियन सरफेस। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर स्मॉल फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस, स्मॉल फ्लक्स लिंक कितना हुआ, d phi। और d phi फ्लक्स के फॉर्मूले से क्या लिखेंगे, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds लिखेंगे यहाँ पर, जो कि E ds cos थीटा के बराबर होता है। वेक्टर E डॉट वेक्टर ds क्या होता है, E ds cos थीटा के बराबर होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच में थीटा बराबर 0 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये स्मॉल फ्लक्स क्या बन जाने वाला है, फिर यहाँ पर E ds cos 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। इसलिए हम इसकी जगह अगर 1 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, EDS। मतलब स्मॉल फ्लक्स लिंक विद द स्मॉल एरिया एलिमेंट हमें क्या मिल गया है, d phi इज इक्वल टू EDS। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। बच्चों, अगर ऐसा ही छोटा छोटा एरिया एलिमेंट पूरे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पे अगर हम एज्यूम करते हैं, तो हर एक एरिया एलिमेंट के ऊपर हमें क्या मिलेगा, स्मॉल फ्लक्स विद द लिंक विद द गॉसियन सरफेस, ठीक है। अगर छोटा सा एरिया एलिमेंट हम पूरे गॉसियन सरफेस पे, स्फेरिकल सरफेस पे अगर आप एज्यूम करते हो, तो हर एक एरिया एलिमेंट के ऊपर हमें स्मॉल फ्लक्स d phi लिंक मिलेगा। और सारे d phi को अगर आप जोड़ दोगे, d phi स्मॉल फ्लक्स को हम जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, टोटल फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें टोटल फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस निकालना है, तो ये जो छोटा सा फ्लक्स लिंक हुआ है स्मॉल एरिया एलिमेंट से, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाने वाला है, टोटल फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। टोटल फ्लक्स लिंक, टोटल फ्लक्स phi ऑफ t इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d phi किया हमने, ठीक है। अब d phi इंटीग्रेट करना है, मतलब कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर ds का रिजल्ट हमें क्या मिला है, d phi का EDS मिला है। मतलब d phi की प्लेस पर हमें क्या मिल रहा है, EDS मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमको टोटल फ्लक्स लिंक इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EDS। अब यहाँ पर देखो बच्चों कि हर एक पॉइंट के ऊपर जहां पर हम एरिया एलिमेंट ले रहे हैं इस गॉसियन स्फेरिकल सरफेस पर, उसकी दूरी जो है इस पर्टिकुलर सेंटर से बराबर होने वाली है। क्योंकि डिस्टेंस p का क्या है यहाँ पर r है, तो हर एक पॉइंट के ऊपर जो हम
स्मॉल एरिया एलिमेंट मानेंगे उसका डिस्टेंस बराबर होगा। इसका मतलब हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होना है, बराबर होना है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर एक पॉइंट पर मिल रही है हमें वो कांस्टेंट मिल रही है। तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कांस्टेंट को बाहर रख देंगे। तो टोटल फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस क्या बन जाएगा, ई को हमने बाहर किया और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ हम क्या कर देते हैं, ds का कर देते हैं। जब ds एलिमेंट को अगर हम जोड़ेंगे पूरे स्फेरिकल सरफेस में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, E इंटू एस के बराबर हो जाएगा, जहां S क्या है, स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया होता है। और अगर इसका रेडियस अगर यहाँ पर स्मॉल r है इस गॉसियन सरफेस का, तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाता है, स्फेयर का सरफेस एरिया S इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर के बराबर हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, टोटल फ्लक्स लिंक विद द, देयरफॉर टोटल फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस मिलेगा। E इंटू एस की प्लेस पर हम क्या लिख रहे हैं, 4 पाई r स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने टोटल फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस निकाल लिया बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाई गॉस लॉ, यहाँ हमने गॉस लॉ को अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या होता है, टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस वेक्टर E डॉट वेक्टर ds which is equal to net charge enclosed in a closed surface upon epsilon naught। ये है गॉस लॉ। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इक्वेशन 2 में तो हमने टोटल फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस निकाल लिया है। इसकी वैल्यू E इंटू 4 पाई स्क्वायर होगी, जो यहाँ पर रख देंगे। हमने ये माना है कि इस स्फेरिकल शेल के ऊपर जितना भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो Q के बराबर है। ठीक है, तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन ए गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q हो जाएगा। तो हम यह वैल्यूज पुट करते हैं, है ना। तो यहाँ टोटल फ्लक्स लिंक के प्लेस पर हम क्या लिख रहे हैं, E इंटू 4 पाई स्क्वायर लिख रहे हैं, और विच इज इक्वल टू नेट चार्ज की प्लेस पर हमने Q लिखा है और अपॉन में ऑलरेडी एप्सिलॉन नॉट है। अब ये 4 पाई स्क्वायर को हम ट्रांसपोज कर देंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाने वाली है, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, इसको थोड़ा सही करके लिख देते हैं हम। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। यही इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों जो कि पॉइंट P पर बनने वाली है, और यही फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का है जो पॉइंट P आउटसाइड द स्फेरिकल शेल पर हमको मिलता है। E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर, जहां पर स्मॉल r क्या है, उस पॉइंट P का डिस्टेंस है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो ये हमें इसका फॉर्मूला मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का आउटसाइड द पॉइंट का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर n कैप लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, कि अगर यहाँ पर इस शेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा यहाँ से, और अगर इस शेल के ऊपर मान लो कि नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये एक पोजीशन पर हमने इस शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। चलिए अब सेकंड पोजीशन, दूसरी पोजीशन देखते हैं कि मान लो कि अगर हमें इस शेल के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे। चलिए, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी एट अ पॉइंट P आउटसाइड द शेल, जहां पर स्मॉल r जो पॉइंट P का डिस्टेंस था वो रेडियस से बड़ा था, और हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन मिली थी इलेक्ट्रिक फील्ड की E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस शेल के सरफेस पर निकालने जा रहे हैं। तो अगर मान लो कि आपने इस पॉइंट P को इसके सरफेस पर मान लिया, लगभग करीब करीब इसके सरफेस का पे अगर इस पॉइंट P को हमने मान लिया तो इसका डिस्टेंस स्मॉल r जो होगा वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ शेल अगर आप निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। और पहले केस में जिस हिसाब से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर था। इसी तरीके से सरफेस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिल जाएगी बच्चों, E इज इक्वल टू Q अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर मिल जाएगी, ठीक है। और सरफेस के ऊपर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी बच्चों, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, मैक्सिमम होगी सरफेस के। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है बच्चों। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इस कंडीशन के हिसाब से हम सरफेस एरिया रखें यहाँ पर, तो क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बन जाने वाली है, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाने वाली है। अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या रख देंगे, सिग्मा रख देंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल जाने वाली है हमको, और जो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब इस शेल के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, जो कि एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब शेल के हर पॉइंट के ऊपर हमको कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ शेल। अब अगर मान लो कि हमको सरफेस के इस शेल के इनसाइड अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल, इनसाइड शेल अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को इस शेल के अंदर मान लेते हैं। मतलब यही पॉइंट P को हम कहाँ मान लेते हैं, मान लो इस शेल के अंदर मान लेते हैं, और इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से क्या मान लेते हैं, स्मॉल r। अब इस कंडीशन के अंदर ये जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस स्मॉल r है, कैपिटल R से छोटा हो जाता है क्योंकि ये शेल के अंदर आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस एज्यूम करते हैं जो कि P से पास होकर के जाता है, ठीक है। तो ये हमने मान लो कि एक गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है जो कि पॉइंट P से पास होकर के जा रहा है। अब आप देख रहे हैं बच्चों कि ये जो गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम किया है, तो टोटल जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो यहाँ पर सरफेस के ऊपर है। इस सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज आ नहीं रहा है, इसका मतलब नेट चार्ज इनसाइड ए गॉसियन सरफेस क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो इनसाइड द शेल के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले जाएंगे जहां पर R क्या होता है, वो रेडियस से छोटा होता है, उस कंडीशन के अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो चार्ज इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस है वो क्या होगा, चार्ज नेट चार्ज इनक्लोज गॉसियन सरफेस क्या है, 0 है। अगर नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस 0 होगा तो अगर आप इसमें गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर ds हो जाएगा, जो कि नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और अगर ये नेट चार्ज ही 0 हो जाएगा तो हम यहाँ क्या रख देंगे, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैसी मिल रही है, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग पोजीशन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें तो हमें तीनों पोजीशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे मिलता है, चलिए समझते हैं। ये है बच्चों ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच, ये है ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में बच्चों। यहाँ देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या लिया है, y एक्सिस में लिया है, और डिस्टेंस क्या है, r के अंदर। r डिस्टेंस जो है, स्मॉल r डिस्टेंस है, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर दिखाई दे रहा है आपको। ये ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन जो है वो शेल का सेंटर मानिए आप, ठीक है। यहाँ पर जैसे जैसे हम देखते हैं कि यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस बढ़ता है तो ये डिस्टेंस स्मॉल r किसके बराबर हो जाता है, कैपिटल R। कैपिटल R के बराबर हुआ मतलब ये पॉइंट कहाँ हो गया, सरफेस के ऊपर हो गया शेल पर। तो इस पॉइंट R के ऊपर जहां पर डिस्टेंस कैपिटल R बन जाता है तो सरफेस के ऊपर आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम मिल रही है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है सरफेस पर। और जैसे जैसे इस सरफेस से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब डिस्टेंस बढ़ता जाता है, ऐसे से आप देख रहे हैं स्लोप देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो जैसे जैसे आपका इसका डिस्टेंस, जैसे जैसे पॉइंट का डिस्टेंस अगर सरफेस से बाहर बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ऐसे ऐसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर टाइम क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। मतलब कि सरफेस के बाहर, शेल के सरफेस के बाहर अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर टाइम क्या होगी, डिक्रीज होगी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि जो ये सेंटर ऑफ द शेल है और ये सरफेस है, इसके बीच का जो ये गैप है, ये शेल के इनसाइड वाला भाग है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, 0 होती है। तो यही था तीनों पोजीशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने ग्राफ के अंदर समझी है बच्चों। तो यही था आज का टॉपिक बच्चों। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।